हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के कृतिका भाग के पाठ साना साना हाथ जोड़ी के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले इस पाठ की लेखिका के बारे में जानेंगे। इस पाठ की लेखिका है मधु कांकरिया। आइए इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था, यानी आकर्षित कर रहा था। इसका उत्तर है, रात के अंधकार में सितारों से नहाया हुआ गंतोक, यानी कि रात के समय जो अंधकार था उसमें बहुत से सितारे खिले हुए थे, लेखिका को जादुई एहसास करवा रहा था। उसे यह जादू ऐसा सम्मोहित कर रहा था कि मानो उसका अस्तित्व स्थगित सा हो गया है, यानी कि वो एकदम से फ्रीज हो गई थी। सब कुछ अर्थहीन सा था। उसकी चेतना शून्यता को प्राप्त कर रही थी। वह सुख की अंतर्दीयता में डूबी हुई उस जादुई उजाले में नहा रही थी जो उसे आत्मिक सुख प्रदान कर रही थी। यानी कि जो वहां का वातावरण था, वहां की जो सुंदरता थी, उसमें लेखिका खो गई थी, वो अपने आप को भूल गई थी। अगला प्रश्न है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। तो गंतोक के लोगों की मेहनत ही थी कि गंतोक आज भी अपने पुराने स्वरूप को कायम रखे हुए है। उनका अथक प्रयास ही उनकी प्रकृति की धरोहर को संजोए हुए है, यानी कि उन्होंने वहां की जो सुंदरता है उसको संभाल कर रखा हुआ है। यहाँ जीवन बेहद कठिन है, पर यहाँ के लोगों ने इन कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया है। लेखिका इसलिए लेखिका ने इसे मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो मेहनत करके यहाँ पे दिन रात मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद भी उन्होंने यहाँ की सुंदरता को खराब नहीं होने दिया है। उन्होंने इतना मेहनत की है कि आज लोग वहां पे घूमने के लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। यानी कि पाठ में हमने पढ़ा है, कहीं पे रंगीन जो पताकाएं हैं और कहीं श्वेत यानी कि सफेद है, तो ये किसकी ओर इशारा करती है। तो इसका उत्तर है, यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती है। यानी कि वहाँ जो बुद्ध धर्म को मानने वाले जो श्रेष्ठ जो को उनके गुरु होते थे, कोई बुद्ध धर्म के जो व्यक्ति थे, उनकी कोई मृत्यु होती थी तो उनकी आत्मा की शांति के लिए 108 पताकाएं फहराई जाती थी श्वेत रंग की। कई बार किसी नए कार्य के अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है, इसलिए ये पताकाएं शोक व नए कार्य के शुभ आरंभ की ओर संकेत करती हैं। अगला प्रश्न है, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति व जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी, यानी कि वहां के बारे में क्या क्या बताया। नार्गे के अनुसार सिक्किम में घाटियां, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी। नार्वे के अनुसार पहाड़ी रास्तों पर फहराई गई ध्वजा बुद्धिस्ट की मृत्यु व नए कार्य की शुरुआत पर फहराए जाते हैं। ध्वजा का रंग श्वेत व रंग बिरंगा होता है। सिक्किम में भी भारत की ही तरह घूमते चक्र के रूप में आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं व कल्पनाएं एक जैसी थी। वहाँ की युवतियां जो बोकू नाम का सिक्किम का परिधान डालती हैं, जिसमें उनके सौंदर्य की छटा निराली होती है। वहाँ के घर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ के बीच छोटे छोटे होते हैं। वहाँ के लोग मेहनतकश वो लोग हैं। वह जीवन काफी मुश्किलों भरा है। बच्चों को बहुत ऊंचाई पर पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं है। इन सब के विषय में नार्गे लेखिका को बताता चला गया। नार्गे के अनुसार सिक्किम के कटाऊ शहर की खूबसूरती स्विट्जरलैंड की खूबसूरती को मात देती हुई दिखाई देती है। यहाँ हमने देखा कि वो जितेन नार्गे जो उनका गाइड था, उसने क्या क्या बताया, एक तो उसकी सुंदरता के बारे में, और जो भारत में भी जो वो अंधविश्वास है, जैसा भारत में होता है वैसे वहां पे भी अंधविश्वास था। यहाँ पे जो लड़कियां थी वो कैसा परिधान डालती थी, और कैसे घर बने हुए थे, लोग कैसे मेहनत करते हैं, बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, यानी इन चीजों के बारे में उसने लेखिका को बताया। अगला प्रश्न है,
लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। यानी लेखिका को क्यों लगा कि सब जो पूरा हमारा भारत है वो इससे मिलता जुलता है। लेखिका सिक्किम में घूमती हुई वी लॉन्ग स्टॉक नाम की जगह पर गई। वहां एक कुटिया में घूमता चक्र है। मान्यता है कि इसे घुमाने से सारे पापों का नाश होता है। यानी कि जिस तरह से अंधविश्वास भारत के लोग करते हैं वैसे उसको वहां भी दिखाई दिया। लेखिका के अनुसार आप भारत के किसी भी कोने में चले जाएं और आपको लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं, कल्पनाएं हर जगह एक सी मिलेंगी। हर जगह उस उनके भगवान बदल जाएं, पूजा के तरीकों में अंतर हो, परंतु विश्वास सदैव एक सा रहेगा। और यही विश्वास पूरे भारत को एक ही सूत्र में बांध देता है। जहां पूरे भारत की एक आत्मा प्रतीत हो, ऐसा जान पड़ता है। अगला प्रश्न है, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। यानी कि गाइड में जो क्या क्वालिटीज होते हैं जो उसको अच्छा बनाती है। तो इसका उत्तर है, नार्गे एक कुशल गाइड था। वह अपने पेशे के लिए पूरा समर्पित था। उससे सिक्किम के हर कोने के विषय में भरपूर जानकारी प्राप्त हुई, इसलिए वह एक अच्छा गाइड था। एक कुशल गाइड में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। तो कौन कौन से गुण हैं? एक गाइड अपने देश व इलाके के कोने कोने से भली भांति परिचित होता है, अर्थात उसे संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उसे वहाँ की भौगोलिक स्थिति, जलवायु व इतिहास की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। एक कुशल गाइड को चाहिए कि वो अपने भ्रमणकर्ता यानी कि जो जिसको घुमा रहा है वो के हर प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो। एक कुशल गाइड को अपनी विश्वसनीयता का विश्वास अपने भ्रमणकर्ता को दिलाना आवश्यक है। तभी एक आत्मीय रिश्ता कायम कर अपने कार्य को कर सकता है। यानी कि जो बातें गाइड बता रहा है वो सामने वालों को लगे कि हाँ सही वो बता रहा है, तभी वो उस पर विश्वास करके उसके साथ जाता है। गाइड को कुशल व बुद्धिमान व्यक्ति होना आवश्यक है, ताकि समय पड़ने पर वह विषम परिस्थितियों का सामना अपनी कुशलता व बुद्धिमानी से कर सके, अपने भ्रमणकर्ता की सुरक्षा कर सके। गाइड को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भ्रमणकर्ता की रुचि पूरी यात्रा में बनी रहे, ताकि भ्रमणकर्ता के भ्रमण करने का प्रयोजन सफल हो, यानी कि जिस उद्देश्य से वो घूमने आया है वो पूरा हो जाए। इसके लिए उसे हर छोटे बड़े प्राकृतिक रहस्यों व बातों का ज्ञान हो जो यात्रा को रुचिपूर्ण बनाए। एक कुशल गाइड की वाणी को प्रभावशाली होना आवश्यक है। इससे पूरी यात्रा प्रभावशाली बनती है। भ्रमणकर्ता की यात्रा में रुचि बनी रहती है। बच्चों, आप लोगों को लग रहा होगा कि क्वेश्चन इतने बड़े बड़े हैं, इनके उत्तर बड़े बड़े हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी, जितना आपने पाठ पढ़ा है उसके अनुसार आप जो मुख्य मुख्य बिंदु होते हैं उसको अच्छे से याद कर सकते हैं। जो ये प्रश्न है, जो इस प्रश्न का उत्तर है, ये आपको तभी दिया गया है ताकि आपको पाठ के अनुसार जो मुख्य बिंदु आपको दिए गए हैं वो बताए जा सके। अब इनमें से आप जो आप याद कर सकते हैं वो उसे करिए, क्योंकि 3 नंबर के प्रश्न आते हैं कृतिका में से, तो उससे थोड़ा लाइनों की जो संख्या है वो ज्यादा होती है, तो इसलिए आपको बड़े बड़े प्रश्न दिए गए हैं। इसमें जो मुख्य बिंदु आपको लगते हैं वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, इस यात्रा वृतांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो गंगटोक के होटल की बालकनी से उसे हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा दिखाई देती है, परंतु मौसम की खराबी के कारण वह उनके दर्शन नहीं कर पाई। पर चारों तरफ उसे तरह तरह के रंग बिरंगे फूल ही फूल दिखे, जिसने उसे मोहित कर लिया। फूलों को देखकर वो मोहित हो गई थी। चारों तरफ हिमालय की गहनतम वादियां और फूलों से लदी घाटियां थी। मार्ग जरूर खतरनाक था, परंतु उसके चारों ओर मनोहारी व आत्मीय सुख देने वाले दृश्य थे। यूं यांग के करीब जैसे जैसे वह बढ़ने लगे, रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार हो रहे थे। वीरान मतलब सुनसान इलाके, संकरे छोटे होते गए, जलेबी की तरह घुमावदार हो रहे थे। हिमालय बड़ा होते होते अब विशालकाय लगने लगा। घाटियां गहराती गहराती पाताल नापने लगी, यानी कि वो बहुत गहराई में जाने लगी। वादियां चौड़ी होती गई और वादियां फूलों से भरने लगी। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग में पहुंच गए हों। लेकिन जैसे जो ऊपर जाए जा रहे थे उनको जो चोटियां थी वहां पे फूल खिले हुए थे। चारों तरफ दूध की धार की तरह दिखने वाले जलप्रपात थे, तो कहीं वहीं नीचे चांदी की तरह कौंध मारती तिस्ता नदी, जिसने लेखिका के हृदय को आनंद से भर दिया।
इस अनुपम दृश्य को देखकर हिमालय के प्रति उसका असीम प्रेम सम्मान के रूप में झुक गया। सेवन सिस्टर वाटरफॉल देखकर तो लेखिका मंत्रमुग्ध हो गई। स्वयं को इस पवित्र वातावरण में पाकर भाव विभोर हो गई, जिसने उनके हृदय को काव्यमय बना दिया। अगला प्रश्न है, प्रकृति उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? तो प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को असीम आत्मीय सुख की अनुभूति होती है। इन सारे दृश्यों में जीवन के सत्य को लेखिका ने अनुभव किया, यानी कि वो फील क्या क्या कर रही है वो बता रहे हैं इसमें। इस वातावरण में उसको अद्भुत शांति प्राप्त हो रही थी। इन अद्भुत और अनूठे नजारों ने लेखिका को पल मात्र में ही जीवन की शक्ति का एहसास करा दिया। उसे ऐसा अनुभव होने लगा मानो वह देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बनकर बह रही हो और उसके अंतर्मन की सारी तामसिकताएं और सारी वासनाएं इस निर्मल धारा में बहकर नष्ट हो गई हों और वह चिरकाल तक इसी तरह बहते हुए असीम आत्मीय सुख का अनुभव करती रहे। यानी इसमें वो क्या फील कर रही है, उसको इतनी शांति मिलती है क्योंकि जो जो शहरी वातावरण होता है, भागदौड़ की जो जीवन होता है, वहां से वो दूर पर्वतीय स्थल पे गई थी, तो वहां की सुंदरता को देखकर, वहां की शांति को देखकर उसे बहुत ही सुख मिल रहा था। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए? तो लेखिका हिमालय यात्रा के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई थी, परंतु जीवन के कुछ सत्य तो जो वह इस आनंद में भूल चुकी थी, अकस्मात वहां के जनजीवन ने उसे झकझोर दिया। यानी कि क्या उसने देखा अचानक से, वहां कुछ पहाड़ी औरतें जो मार्ग बनाने के लिए पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही थी, उनके आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल व हथौड़े थे। यानी कि जो लेडीज थी उनके हाथों में हथौड़े थे, पत्थरों को तोड़ने का काम कर रही थी। कईयों की पीठ पर बच्चे भी बंधे हुए थे, यानी कि वो जो लेडीज काम कर रही थी वो पीठ पर बच्चों को बांधकर काम कर रही थी। इनको देखकर लेखिका को बहुत दुख हुआ कि ये हम सैलानियों के भ्रमण के लिए हिमालय की इन दुर्गम घाटियों में मार्ग बनाने का कार्य कर रही हैं, यानी कि इतनी मेहनत वाला काम कर रही हैं जहां पर जान कब जाए कोई नहीं जानता, क्योंकि वहां के जो रास्ते हैं बहुत संकरे, बहुत छोटे होते थे, तंग थे वहां पे, तो ऐसा कभी भी घटित हो सकता था, किसी को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता था। इनके लिए भोजन मात्र पाने का साधन है और हमारे जैसे सैलानियों के लिए मनोरंजन। दूसरी बार उसकी जादुई निद्रा तब टूटी जब उसने पहाड़ी बच्चों को उनसे लिफ्ट मांगते देखा। 7-8 साल के बच्चों को रोज 3-3.5 किलोमीटर का सफर तय कर स्कूल पढ़ने जाना पड़ता है। स्कूल के पश्चात वे बच्चे मवेशियों को चराते हैं, यानी कि जो वहां के जानवर होते थे, गाय भैंसे होती उनको चराते थे, तथा लकड़ियों के गट्ठर भी ढोते हैं। यानी कि बच्चों को इतना सफर करना पड़ता, इतनी मुश्किल झेलनी पड़ती थी कि उनको रोज के रोज 3-3.5 किलोमीटर जाना पड़ता था पढ़ने के लिए, और उसके बावजूद वो उसके बाद काम भी करते थे आके। तीसरे लेखिका ने जब चाय की पत्तियों को चुनते हुए सिक्कमी परिधान में ढकी हुई लड़कियों को देखा, बोकू पहने उनका सौंदर्य इंद्रधनुष छटा बिखेर रहा था, जिसने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया था। उन्हें मेहनत करती हुई इन बालाओं का सौंदर्य असह्य लग रहा था। यानी कि वहां की जो जीवन था बहुत कठिन था, लोग कितना मेहनत कर रहे थे, तो इस चीजों को देखकर लेखिका का जो हृदय वो उसका जो हृदय वो पूरी तरह से झकझोर हो गया। अगला प्रश्न है, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें। यानी कि किन वजह से वहां की जो सुंदरता है सैलानियों को अच्छी लगती है। सैलानियों का को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में सबसे बड़ा हाथ एक कुशल गाइड का होता है, जो अपनी जानकारी व अनुभव से सैलानियों को प्रकृति व स्थान के दर्शन कराता है। यानी कि गाइड अगर उसको कोई जानकारी ना हो तो वो अपने सैलानियों को कैसे वो करेगा, कैसे घुमा पाएगा। वहां के स्थानीय निवासियों व जनजीवन का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। उनके द्वारा ही इस छटा के सौंदर्य को बल मिलता है, क्योंकि यदि ये ना हो तो वह स्थान नीरस और बेजान लगने लगते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, अपने मित्रों व सहयात्रियों का साथ पाकर यात्रा और भी रोमांचकारी व आनंदमय बन जाती है। यानी कि अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जब जाते हैं तो ये यात्रा है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग या आनंदमयी
रोमांचकारी बन जाती है। अगला प्रश्न है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है, यानी कि जो आम जनता है वो देश में अपनी भागीदारी कैसे निभाती है। हमारे देश की आम जनता जितना श्रम करती है, यानी कि जो मेहनत करती है, उसे उसका आधा भी प्राप्त नहीं होता, परंतु फिर भी वो असाध्य कार्य को अपना कर्तव्य समझकर करते हैं। असाध्य मतलब जिसको नहीं किया जा सकता, यानी कि मुश्किल जो काम होते हैं उनको करते हैं। वो समाज का कल्याण करते हैं, परंतु बदले में उन्हें स्वयं नाम मात्र का ही यश प्राप्त होता है। यदि ये आम जनता ना हो तो देश की आर्थिक प्रगति बिगड़ जाएगी। इन्हीं के श्रम के कारण देश की आर्थिक प्रगति बढ़ती है। उदाहरण के तौर पर यदि ये लोग पर्वतों पर या मुश्किल स्थानों पर कार्य ना करें तो मार्ग बनना आसान ना होगा, यानी कि वहाँ का जो कार्य है, वहाँ के जो रास्ते बनाने का काम है, अगर ये लोग ना करें तो हमारे लिए, हम जैसे सैलानी होते हैं जाने वाले, उनको इंटरेस्टिंग ना लगे, यानी उनके लिए रास्ता नहीं मिलेगा। हम कैसे सैलानियों को घुमाने के स्थानों तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि सैलानियों से प्राप्त पैसों से देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। सिर्फ इसी क्षेत्र में नहीं अपितु सभी क्षेत्रों में आम जनता ही भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कि एक आम जनता ही होती है जो सबसे ज्यादा भागीदारी देश की प्रगति में निभाती है। अगला प्रश्न है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए, यानी कि क्या क्या ऐसे कार्य हैं जो पीढ़ी प्रकृति को प्रदूषित कर रही है। आज की पीढ़ी के द्वारा प्रकृति को प्रदूषित किया जा रहा है। हमारे कारखानों से निकलने वाले जल से खतरनाक केमिकल व रसायन होते हैं, जिसे नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। साथ में घरों से निकला दूषित जल भी नदियों में ही जाता है, जिसके कारण हमारी नदियां लगातार दूषित हो रही हैं। अब नदियों का जल पीने लायक नहीं रहा। इसका जीवंत उदाहरण यमुना नदी है, जो आज एक नाले में बदल गई है। वनों की अंधाधुंध कटाई से मृदा का कटाव होने लगा है, जो बाढ़ को आमंत्रित कर रहा है। दूसरे, अधिक पेड़ों की कटाई ने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बढ़ा दी है, क्योंकि जो हम सांस में हम ऑक्सीजन में लेते हैं, लेकिन हमारे जो वातावरण है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस की मात्रा बढ़ गई है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पेड़ कट गए हैं, जिससे वायु प्रदूषित होती जा रही है। हमें चाहिए कि हम मिलकर इस समस्या का समाधान निकालें। हम सबको मिलकर अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए। पेड़ों को काटने से रोकने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए, ताकि वो जो वातावरण है उसकी शुद्धता बनी रहे। हमें नदियों का जो निर्मलता और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित जल को नदियों में डालने से रोकना चाहिए। नदियों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों की जागरूकता के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए, यानी कि हमें अनेक प्रकार से हम उसको बचा सकते हैं प्रकृति को। एक तो अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, एक नदियों में गंदा जल डालने से हमें बचना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखें। बच्चों अपने पाठ में पढ़ा है कि स्नोफॉल में कमी आई है, क्योंकि लेखिका जब घूमने जाती है तो उसको वो स्नोफॉल देखने ही जाती है, लेकिन नीचे के निचले इलाकों में जब वो देखती है तो उसको स्नोफॉल नहीं मिलती। वहां जिक्र आता है कि प्रदूषण के कारण इसमें कमी आई है। तो हम इसके अलावा कौन कौन से और दुष्परिणाम है वो हम देखेंगे। प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बढ़ गई है, जिसके कारण वायु प्रदूषित होती जा रही है। इससे सांस की अनेकों बीमारियां उत्पन्न होने लगी हैं। जलवायु पर भी इसका बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिसके कारण कहीं पर बारिश की अधिकता हो जाती है तो कहीं स्थान पर सूखा पड़ जाता है। कहीं पर बारिश नाम मात्र की होती है, जिस कारण गर्मी में कमी नहीं होती। मौसम पर तो इसका असर साफ दिखाई देने लगा है। गर्मी के मौसम में गर्मी की अधिकता देखते बनती है। कई बार तो पारा अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ चुका है। बच्चों, जैसे हम देखते हैं आजकल गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वो इसी की वजह से हुई है कि हमारी जो प्रदूषण है वो ज्यादा बढ़ गया है। सर्दियों के समय में या तो कम सर्दी पड़ती है या कभी सर्दी का पता भी नहीं चलता। ये सब प्रदूषण के कारण ही संभव हो रहा है। जल प्रदूषण के कारण स्वच्छ जल पीने को नहीं मिल पा रहा है और पेट संबंधी अनेकों बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। ध्वनि प्रदूषण से मनुष्य में कान संबंधी रोग
हो रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कटावों पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। यानी उस जगह पर एक भी दुकान नहीं है, ये वो उसके लिए अच्छी बात है। तो इसलिए हमें उसको बताना है कि किस तरह से अच्छी बात है। यदि अधिक दुकानें खुली तो सैलानियों का अधिक आगमन आरंभ हो जाएगा, जिस कारण उसकी सुंदरता पर भार पड़ जाएगा, क्योंकि वहां पर वाहनों के अधिक प्रयोग से वायु में प्रदूषण बढ़ जाएगा। सैलानियों द्वारा जगह जगह इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक थैली, गिलास आदि चीजों से प्राकृतिक सौंदर्य घट जाएगा। इसलिए वहां दुकान का ना होना उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। यानी जल संचय, जल को इकट्ठा करने की व्यवस्था। तो प्रकृति सर्दियों के मौसम में पहाड़ों पर बर्फ बरसा देती है, और जब गर्मी शुरू हो जाती है तो उस बर्फ को पिघलाकर नदियों को जल से भर देती है, जिससे गर्मी से व्याकुल लोगों को गर्मियों में जल की कमी नहीं होती। यदि प्रकृति ने बर्फ के माध्यम से जल संचय की व्यवस्था ना की होती तो हमारे जीवन के लिए आवश्यक जल की आपूर्ति संभव नहीं थी। यानी कि हमें जो साफ जल है वो बर्फ जो पिघलने से ही प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। हमारे फौजी भाइयों को उन बर्फ से भरी ठंड में ठिठुरना पड़ता है, जहां पर तापमान शून्य से भी नीचे गिर जाता है। वह वहां पर सीमा की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। वहां नसों में खून को जमा देने वाली ठंड होती है। बच्चों, अगर हमारे यहाँ ठंड पड़ती है तो हम कितना ठंड ठंड करते हैं, लेकिन आप सोच कर देखिए, जहां पर तापमान शून्य से भी नीचे होता है तो जो हमारे फौजी भाई हैं वहां पर खड़े रहते, तैनात रहते हैं हमारी रक्षा के लिए। वे हमारे लिए अपने प्राणों का और हम आराम से अपने घरों पर बैठे रहते हैं। वे हमारे लिए अपने प्राणों का बलिदान देते हैं, एक सजग प्रहरी की तरह सीमा की रक्षा करते हैं। हमें चाहिए कि हम उनके और उनके परिवार वालों के प्रति सदैव सम्मानीय व्यवहार करें। यानी आदर का व्यवहार होना चाहिए। जिस तरह से वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, हमें उनके परिवार वालों का ध्यान रख उसी तरह अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उनका अनादर नहीं करना चाहिए। सदैव उनको अपने से पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी जगह हो। इनके द्वारा हम कुछ हद तक अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे अन्य वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।